ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है मुनव्वर मिर्जा हमारे साथ मौजूद है। मुनव्वर मिर्जा साहब, क्या समझते हैं असेंबलियां तहलील करने की बात जो की जा रही है दिसंबर में हो जाएगी, किस हद तक आपको लगता है होंगी? आपको याद होगा लॉन्ग मार्च से एक दिन पहले हम्म, मतलब जब मार्च हो रहा था तो आपने मुझसे पूछा था कि लॉन्ग मार्च हम्म, कामयाब हो जाएगा और इसके बाद हम्म, क्या होगा है। हम्म, तो मैंने आपसे कहा था कुछ भी नहीं होगा। हम्म, तो मैं सही है। उसी बात को बिल्कुल उसी तरह दोहरा रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा। तो 2-4 महीने का तो सर फर्क आ रहा है, ठीक है। अगर दिसंबर में नहीं होती इसका मतलब आगे रमजान है, उसके बाद मई आ जाएगा, अप्रैल मई पर नहीं देखिए, बहुत खत्म होगा इसका। इंपॉर्टेंट वाकयात जी। होंगे मई के बाद। हम्म, बजट आएंगे पाकिस्तान के। हम्म, चारों असेंबली अपने अपने बजट पेश करेंगी, हम्म, जिसकी तैयारी जो है वो जनवरी के बाद से शुरू कर दी जाती बिल्कुल है। ऐसा ही है। कोई के खेल तमाशा थोड़ी है बजट हम्म, पेश करना। पाकिस्तान का बजट जो है वो 8 और खरब इलेक्शन में पैसे जो आठ लगेंगे वो भी इसी साल 9 फिक्स खरब होंगे। रुपए से डॉलर से ऊपर का होता है। हाँ। कोई खेल तमाशा है? कोई लोग क्या समझ रहे हैं कि बजट बजट बिल्कुल उसका कुछ होगा ही नहीं। सारे वक्त हम जो हैं वो बस यही खेलते रहेंगे। बजट आएगा, बजट के साथ ही जो इलेक्शन का बजट मुख्तस किया जाएगा, जाएगा उसके बाद जो है आप ये समझते हैं कि मई, और फिर आप बहुत बहुत भी इलेक्शन और जाएंगे तो आपके नवंबर पे जाने हैं और देखिए, ये इलेक्शंस। तो खुद उन्होंने कहा अक्टूबर है नवंबर, कि हाँ। इलेक्शन की इस्लाहात जब तक नहीं होंगी, असद उमर ने कहा है कि इलेक्शन की इस्लाहात होनी भी ज़रूरी हैं जो वो उनके लॉज के अंदर, तब जाकर ये सर, सब होगा। इस्तेलाहात कैसे होंगी अगर ये जमहूरी लोगों के साथ मिलके बात नहीं करेंगे तो कैसे होगा? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी जो है वो अचानक से एक बयान दे दिया है, वो भी नहीं कहते हैं जी नहीं होनी चाहिए मुज़ाकरात किस्म की। ये किस तरह के बयान आते हैं? देखिए, बात असल में ये है कि ये जो रवैया गुज़िश्ता 3-4 साल से परवान नहीं, तो पहले तो ये था कि इंतहाई दुश्मन भी यानी दुश्मनी की हद तक लोग चले जाते थे और क्या क्या एक दूसरे को कहते थे, लेकिन उसके बाद टेबल पे बैठ जाते थे। इसका ये मतलब मैं आसिफ अली देखिए जरदारी ना, साहब की तारीफ करनी आप ये चाहिए। देखिए, नहीं मैं सबसे पहले तो आऊँगा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे। कितनी पीपल्स पार्टी शदीद हमेशा मुखालिफत थी उनकी, ठीक और है। उनकी मुकाबला उन्हीं का होता था ना, दोनों का, नवाज शरीफ का और उनका। लेकिन बाकायदा वो बैठे, उन्होंने बाकायदा मीसाक जमहूरियत की और उसके बाद मामले को आगे बढ़ाने, रास्ता दिखाने की, जो कहते हैं ना, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के बजाय आगे की टॉर्च की लाइट उन्होंने दिखाई। उसके बाद तो दोनों को दाद दीजिए आप। नवाज शरीफ को भी दाद इसलिए दीजिए कि बहुत उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया था, लेकिन वो जाके बैठे। बेनज़ीर को दाद दीजिए, वो भी बहुत क्रिटिसाइज करती, बहुत मुकाबला था दोनों का, लेकिन दोनों ने जब ये अच्छा, देखा उसके बाद भी मुखालफत रही है। ही, और कोई बात नहीं, फिर उसके बाद वो बैठे। आपको याद होगा मुस्लिम लीग नून जो है वो हार्डली उनके साथ एक साल भी नहीं चली, वो डार साहब वगैरह ने छोड़ दिया था। और पीपल्स पार्टी को ख़ास तौर पे ख़जाने के मामले के अंदर, फाइनेंस के मामले में बड़ी डिफ़िकल्टीज़ का उन्होंने भी 4-5 वज़ीर ख़जाना बदले, लेकिन उन्होंने बड़े तरीके से इलेक्शन कराकर और नवाज शरीफ को पावर हैंड ओवर कर दिया। हम बहुत सारी बातें याद करते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी अच्छी बातें भी याद करिए। उन्होंने पावर हैंड ओवर किया था नवाज शरीफ साहब को कि नहीं किया था? और कोई ओथ लेने के अंदर कोई उन्होंने कोई प्रॉब्लम हुआ था उन्हें? अच्छा, अब अभी हम देखते हैं कि इस्लाहात की बात हो रही है, रिफॉर्म्स की बात हो रही है। रिफॉर्म्स तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मिल के बैठ के बात नहीं करेंगे तो रिफॉर्म्स कैसे होगा? नहीं भी जाना चाहते इस वक्त, तब भी मुज़ाकरात के टेबल पे आना होगा। देखिए, वो रिफॉर्म्स जो है ना, वो तो ऑलरेडी इनके ज़माने में टेबल हो चुके हैं, पीटीआई के ज़माने में। केयर टेकर हुकूमत के हवाले से भी बात होगी, जाहिर सी बात है कि कौन आएगा, किस तरह संभाला जाएगा, देखिए, तमाम पार्टीज मिलकर ही फैसला करेंगी। देखिए, अगर ये आप बात कह रही हैं ना, तो 2 अपॉइंटमेंट्स का बड़ा चर्चा रहा है गुज़िश्ता 1 साल में। दोनों हुई है, नहीं हुई है? तो हो तो सब कुछ जाता है। अगर कोई ये समझे कि दुनिया रुक जाएगी, तो दुनिया तो नहीं रुकती। नहीं, दुनिया तो नहीं रोकती, लेकिन ये जो दुनिया नहीं रुकती। जाहिर सी बात है, इंतखाबात से पहले गवर्नमेंट का आना, उसके बाद इस्तेलाहात होना। हाँ। अच्छा, दूसरी एक और बात जी। मैं आपसे कह रहा हूँ। इस वक्त मैं किसी इलेक्शन के कभी खिलाफ नहीं रहा। मैं तो ये कहता हूँ, जमहूरियत की जड़ इलेक्शन है। सही है। ये सब अदम एतमाद वगैरह, ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, सब उसकी जड़ हैं। अगर ये सब नहीं होंगे ना, आप बरतानिया में आपने 6 हफ्ते के अंदर 2-3 वजीर आजम बदल गए, आपको पता ही है। अदम एतमाद से बदले ना, इलेक्शन से थोड़ी बदले उनके। तो अब आप ये देखिए कि इलेक्शन आप कराएंगे तो बजट क्या केयर टेकर गवर्नमेंट देगी? पंजाब का
हम्म। और उसकी तैयारी कौन करेगा बजट की? क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं बजट देने से भाग रही हैं? मैं तो यही कहूंगा कि पंजाब और केपी की गवर्नमेंट जो है, क्या वो बजट के लिए तैयार नहीं है? जहनी तौर पे ये तो बेहतरीन अपॉर्चुन मौका होता है, आप अपने लिए बेहतरीन वो करके, और फिर जो आपको वो इलेक्शन के अंदर फिर जब आप आखिरी जाते हैं, साल जो होता है वैसे ये भी वो आप काम देखें, करने का साल होता नहीं, है, और लोगों दूसरे से ये कि वोट लेने का साल बजट ही तो होता है जिसके जी, जरिए आप लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप वो असेंबली अपनी नहीं रखेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? केयर टेकर को कहेंगे? तो केयर टेकर में तो फिर सब बराबर होंगे, एक ही लेवल पे सब खेल रहे होंगे, तो फिर क्या बनेगा? आपकी बात अगर इस पे गौर करने की इमरान जरूरत खान है। साहब देख रहे हो और दूसरी पार्टीज उनके भी सुन गौर रहे हैं, तो करने की जाहिर सी बात बात है वो इस बात को सोचेंगे। एजाजुल हक साहब बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं कुछ चीजों में। आप पहले भी जब केयरटेकर गवर्नमेंट की बात हो रही थी तो उनका नाम भी आगे आया था कि जी वो शायद कर लें सिलसिला। आपको लगता है एजाजुल हक साहब पे भी कोई मामले नहीं होंगे, उनका भी नाम सजेस्ट किया जा सकता है आगे? आपको याद है एजाजुल हक साहब पीटीआई को तो फेवर करते रहे, मुलाकातें भी उन्होंने की हैं, करवाई तो भी हैं। हाँ करवाई भी हैं उन्होंने मुलाकातें। तो उनके दोस्त भी जो थे, उनके बहुत करीबी दोस्त थे, क्योंकि वो दोनों तो जगह उनके हाँ। शरीक भी रहे ना। तो मैं, आप जानती हैं उनको, उनके नाम जो हैं उन्हीं से ताल्लुक़ भी रखते हैं उसी। तो लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई अब उन पे भरोसा करेगा। अच्छा। मैं नहीं समझता। और मैं ये भी समझता हूँ कि आर्मी ने चूंकि अब अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है, ख़ास तौर पे मैं रेफ़र करूँगा आर्मी चीफ के, वो एक तो बयान देते ही नहीं है, वो मीडिया से खासा वो परहेज ही कर रहे हैं। आज उन्हें मैंने देखा इत्तेफाक से, कल उसमें देखा था और आज मैंने कायद आज़म के मज़ार पे उन्हें देखा था, है ना। तो मैं ये आपसे ये कहूँगा कि उन्होंने एक बयान ये दिया है, इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि आइन की मुखालिफत की जाए। एक फौज का काम सिर्फ इतना है कि वो हुकूमत वक्त के साथ शेयर करेगी इत्तलात को, और फिर जो उसके अहकामात आएंगे उनके ऊपर वो अमल करेगी। ठीक है जनाब। तो लेट अस एटलीस्ट स्टार्ट बिलीविंग इन वन पर्सन, जिसके मुतालिक इमरान साहब कहते हैं कि मैंने इन्हें अपॉइंट किया है, अलवी साहब कहते हैं मैंने इन्हें अपॉइंट किया है, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने किया है, नवाज शरीफ की मशवरत से हुआ किसी है। बात पे तो इत्तफाक हुआ तमाम बातों का, और एक कॉमन चीज तो है ना, ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि चलें किसी बात पे तो इत्तफाक और वो बड़ी हुआ। अच्छी है आदमी है और इस लिहाज से कि वो कहते हैं मैं तो नहीं दखल अंदाजी करूंगा। चलिए जी, मुसर्रत शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई से आपका ताल्लुक है, मैडम प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। मुसर्रत आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है, बिल्कुल। चलें, मुसर्रत आपसे ये पूछेंगे कि असेंबलियां तहलील होने का फैसला कब तक मुतवक्का है? ये बात की जा रही है कि दिसंबर में ही हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐलान हुआ नहीं है। क्या समझती हैं कि वाकई ही ऐसा होने जा रहा है, या मुज़ाकरात से मसाइल हल होने की कोई आपको लगता है कि उम्मीद है? पहली बात तो ये है कि आज भी इस पे लाहौर में इस पे डेफिनेटली बातें हुई हैं, जो मेन लीडरशिप है इस पे डिस्कशन चल रही है, और इंशाल्लाह ताला मोस्ट प्रोबेबली डिसीजन जो है ना 20 दिसंबर तक तो आ ही जाएगा। देखिए, मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट के पास भी ये बेस्ट ऑप्शन है कि असेंबलियां तहलील हो जाएं, क्योंकि अदरवाइज कोई, मैं नहीं समझती कि मुल्क में कोई भी जो है ना तब्दीली आ सकती है। ये जो टेम्परेचर अभी जो चल रहा है ना कि अप एंड डाउन का, जो अनसर्टेनिटी का, ये सेटिस्फाई लोग तभी हो सकते हैं जब तक जो है ना, मतलब एक प्रॉपर तरीके से हुकूमत नहीं आ सकती, क्योंकि करप्ट हुकूमत कभी भी मुल्क में ना ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आ सकती है, ना पॉलिटिकल, ना स्टेट में किसी भी लिहाज से कोई भी स्टेबिलिटी आ सकती है। तो इंशाल्लाह ताला मोस्ट प्रोबेबली 20 तारीख तक बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, और इंशाल्लाह ताला सारी असेंबलियां, पंजाब असेंबली, केपी की असेंबली, और जाहिर है सिंध से भी जितने भी एमपीएज हैं उन्होंने तो अपना इस्तीफा खान साहब को प्रोवाइड कर दिया हुआ है, मुलाकात हो चुकी है, उन्होंने दे दिए। लेकिन मैडम टेक्निकली अगर इस महीने ऐलान नहीं होता तो फिर आगे जो हमारे पास मंथ आ रहे हैं उसमें फिर आगे रमजानों वाला सिलसिला हो जाएगा।
जी। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान कब बना? रमजान में। बिल्कुल ठीक है। और मैं तो कहती हूँ कि ऑनेस्टली ये एक साइन है। हम कहते हैं कि पाकिस्तान बना है, मगर पाकिस्तान आजाद कभी भी नहीं हुआ था। जब तक हमारे इदारे आजाद नहीं है तब तक हम आजाद नहीं है। तो हो सकता है रब्बुल आलमीन यही करे। इस महीने से बाबरकत महीना तो कोई नहीं है। लोग क्यों नहीं निकलेंगे? लोग जब जलसों जुलूसों में निकल रहे हैं तो पाकिस्तान को सही स्ट्रक्चर देने के लिए, सही लीडरशिप लेके आने के लिए, करप्ट हुक्मरानों को भगाने के लिए इंशाल्लाह ताला अवाम निकलेगी, रोजे में भी निकलेगी। और मैं तो कहती हूँ कि खान साहब को ये डिसीजन लेना चाहिए कि दिसंबर के एंड तक भले ये असेंबली तहलील हो जाए और रमजान में हो। इलेक्शन होना ही रमजान में चाहिए। हम ये क्यों सोचते हैं कि रमजान में हम जो है ना एक्टिविटीज नहीं कर सकते? सारी एक्टिविटीज हो सकती है रमजान में। रमजान में किसी चीज को से रोका नहीं है। देखिए, यही तो इंसान का इम्तिहान है। और अच्छा, मैं समझती हूँ कि कम अज कम आपका पॉइंट मुझे समझ में आ गया। मुझे एक और बात बताइएगा। अभी जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि एक बलूचिस्तान और एक सिंध, यहाँ पे अभी सैलाब के बाद की जो सूरत हाल है वो बहुत बुरी है और इसमें ये डिसीजन अभी फिलहाल नहीं लिया जा सकता। इस पे क्या कमेंट करेंगी? देखिए, सैलाब में जितना मैंने सिंध के अंदर काम किया है कि मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट तो कह रही है, गवर्नमेंट ने सैलाब जगान के लिए क्या काम किया है? वहां पे तो कोई काम ही नहीं किया। तो उनको ये फिक्र कैसे हो रही है कि फिर बाद में क्या होगा? अभी भी हालात ऐसे हैं कि तकरीबन जो है ना पानी निकल चुका है, पानी कोई नहीं है। अभी ये पानी दूसरा छोड़ने की कोशिश ना करें सिंध गवर्नमेंट, तो ये अलग सिचुएशन है, मगर अभी कोई पानी नहीं है। मैं फ्लड में मेरे कैंप में, मेरे टेंट सिटी में ही प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, सिंध के चीफ मिनिस्टर भी आए थे। मैंने ही दादू में टेंट सिटी बनाया हुआ था। तो ऐसे हालात नहीं है। मार्च तक बहुत हालात तो बहुत ज्यादा बेहतर भी हो जाएंगे, बल्कि गर्मी भी नहीं होगी, सर्दी भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तनकीद अपनी जगह। मैं अपने नाज़रीन को बताती चलूं कि आईएमएफ ने जो अपनी शराइत रखी है उसमें आगे ये भी कहा गया कि हुकूमत अपनी तरफ से जो रिफॉर्म्स हैं उसके हवाले से पता है कि जो सैलाब ज़दगान है उनको किस तरह से आगे रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई खातिर खा मंसूबा या स्ट्रेटजी आईएमएफ के किसी भी जगह नहीं पेश की गई और उनको मुतमईन नहीं किया गया। ये बात बिल्कुल मुसर्रत शाह साहबा सही कह रही है कि काम अभी भी नहीं हुआ है। आगे चलते हैं। ये एक तरफ जी मैं तो ये कहूंगी कि मुझे मेरी टेंट सिटी में तकरीबन 4,500 लोग थे। मुझे डीसी दादू ने एक आटे की बोरी नहीं दी थी। इन्होंने पैसे खर्च कहाँ पे किए थे? मैं अगर मुझे सामने बिठा के भी कहा जाए कि नहीं आपको एक बोरी मिली थी डीसी की तरफ से, डीसी दादू की तरफ से, तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कहीं पे भी काम नहीं किया। हमारे पास लाहौर से आके एक एनजीओ ने काम किया, कोई बाहर आई एनजीओ बैठ के काम कर रही है, 2-3 दिन के लिए वो आती है, वो सपोर्ट करके जा रही थी। अदरवाइज सिंध गवर्नमेंट ने, मतलब मैं आपको ये कह रही हूँ कि दादू का डीसी आके बैठ के ये कहे कि मैंने एक बोरी मुसर्रत शाह को टेंट सिटी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दी थी। कसम खुदा की आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, वहां दादू में मतलब पीपी बैठी हुई है, मगर मुझे पीटीआई ने 3 ट्रक तो मुझे पीटीआई ने भेजे थे। वहां पे खाना राशन बना के हम पीटीआई की तरफ से दे रहे थे। ये बड़ी अजीब बात है। या मैं लड़ के वहां पे बैठी थी कि कम से कम आप कुछ तो दे। डीसी को बुलाए, आज डीसी को बुलाए, कल आप डीसी को ऑनलाइन ऑन बोर्ड यहाँ पे ले और कहें कि मैंने एक बोरी दी थी मुसर्रत शाह को 450 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इख्तलाफात अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, सर्दियां भी आ चुकी हैं और पानी का ये हाल है कि सिंध में अभी भी पानी नहीं निकाला गया है। जमीनें बर्बाद हो रही हैं, दरख्त खराब हो रहे हैं, लेकिन पानी अभी भी मौजूद है। लोग, आप सोचें जरा कि कितने महीने गुजर चुके हैं और सर्दियों में वो अभी भी इन हालात में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। प्रोग्राम में ये टॉपिक नहीं था, लेकिन यहाँ नाजरीन को बताना जरूरी है कि हम वो लोग हैं जो हमेशा आगे बढ़ के मदद करते हैं। तो इस वक्त भी सर्दियों में जरूर उन लोगों का ख्याल रखें जो सैलाब ज़दगान है और अभी भी ये मत समझेंगे उनको रिलीफ मिल गया। मैडम, आप ही से मैं बात करूंगी। आपको एक अच्छा खासा फंड पूरी दुनिया से मिला था सैलाब के हवाले से। आप जब इस बात की बात कर रही हैं, क्या कोई स्ट्रेटजी बनाई गई है कि इस फंड को किस तरह से आगे इस्तेमाल किया जाएगा?
देखिए, मैं तो पहली बात तो ये कहूंगी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जब भी फंडिंग करती है ना, वो या तो पहले अपने पार्टनर्स जो है ना प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करे। कभी भी डीसीज को इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहिए। दैट इज टोटली रॉन्ग स्ट्रेटेजी। डीसीज क्या करते हैं कि जब उनको फंड्स मिलते हैं तो वो एमपीएस अपने एमपीएस एमएनएस को फैसिलिटेट करते हैं, फिर वो एमपीएस एमएनएस अपने ही जो मतलब के सो कॉल्ड उनके जो सपोर्टर्स होते हैं उनको देते हैं और वो मार्केट में सेल कर देते हैं। ये हमने देखा है बैठ के वहां पे। मैं इस्लामाबाद से जाके दादू में बैठ के मैंने काम किया है। देखिए, फंड्स मिल जब भी आते हैं ना, अगर प्रॉपर तरीके से अगर खर्च किए जाए तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा चेंज आ जाता। और दादू डिस्ट्रिक्ट जितना तबाह हुआ है, मैडम वहां मैं से ये पानी पूछ रही हूँ रिसीव कि हो जाता है। आपकी पार्टी को काफी फंड मिले हैं ना, जो आपकी पर्सनल उस पे बेसिस पे आप लोगों को मिले हैं, उस जी फंड के बिल्कुल, हवाले से कोई स्ट्रेटजी बनाई है गई है कि ये बिल्कुल, आगे ये काम होगा? बिल्कुल। हम पूरे सिंध में जो है ना, जहाँ जहाँ पे भी फ्लड का पानी भी गया था या बारिश की वजह से नुकसान हुआ है, हम उसका पूरा डेटा कलेक्ट करें। मैं सिंध की वेलफेयर सेक्रेटरी भी हूँ पीटीआई की तरफ से, सिंध की वेलफेयर सेक्रेटरी हूँ। और मैं सारा हम सब सारा जो है ना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी मतलब मैं 1 हफ्ते के बाद बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो जाएगी। हम बहुत बड़ा रिलीफ देने जा रहे हैं। देखिए, खान साहब ने इवन पहले भी हमेशा यही किया कि अगर आपने कार्ड दिया था, सेहत कार्ड की वर्थ देखें तो 10 लाख रुपए हर बंदे के पॉकेट में पड़े हुए हैं कि कम से कम वो आराम से इलाज करा सकता है। और जो पैसे दिए गए थे 24,000 रुपए या इस तरह, हम इससे ज्यादा देने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला करीब जल्द अनाउंस हो जाएगा। चले, ये अच्छी बात है कि कहीं तो से काम कर रहे हैं, हम सिंध में काम कर रहे हैं। मैं बैठ के मैं सिंध में पूरा डेटा पे काम कर रही हूँ, चल रहा है काम। ये पॉजिटिव बात है। मुझसे मुझसे तो कोई पीपल्स पार्टी पे तनकीद भी करता है तो मैं ये कहती हूँ चलो कराची में आजकल थोड़ा बहुत जो काम नजर आ रहा है कहीं तो अच्छाई हो रही है। चलें, जो भी अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैडम आगे चलते हैं। एक तरफ असेंबलियां तोड़ने की बात हो रही है, दूसरी तरफ पंजाब असेंबली में काबीना में तौसीक की गई। इस मामले को किस तरह से देख रही हैं? ये रूटीन बात थी बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हाइप दी जाए इस बात को। देखिए, मे बी हम इंटरनल स्ट्रेटजीज को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। मे बी कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी की मदाखलत हो। देखिए, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट में चेंजेस आई हैं, जो न्यू मतलब के अथॉरिटी है, मे बी हम एक्सपेक्ट करते हैं। मैं एक बात कहती हूँ कि जो स्पेशली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, देखिए उनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है और डेफिनेटली होगा। एक तो वो हाफिज कुरान है। अच्छा, मैं कहती हूँ कि हर इंसान के वैल्यूज होते हैं। एक बचपन में बंदा जो है ना कुरान पाक हिफ्ज करता है और जो 30 इयर्स की एज में लेफ्टिनेंट कर्नल की एज में कुरान हिफ्ज करे ना, मीन्स के उसके पर्सनल वैल्यूज, उसके सोशल वैल्यूज, नॉर्म रिफ्लेक्ट करते हैं कि हाँ वो उनका कैरेक्टर ये। और मैं बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो भी चेंजेस होंगी वो पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह ताला रब्बुल आलमीन करेगा। रमजान में ही हो और अच्छी एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो, अच्छी सोच के साथ हो और मुल्क में चेंजेस आएंगी। देखिए, हमें नहीं पता होता, बाहर बैठे हुए अंदर के मामलात को एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए और पाकिस्तान को सही तरीके से, जिसमें इकोनॉमी को भी कोई भी मतलब के बुरा असर ना पड़े। और इंशाल्लाह ताला अच्छा ही डिसीजन होगा, सब मिलके ही करेंगे। आज जिस तरह इसहाक डार की मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट से, देखिए ये बात करना, जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। हम कुछ लोग इसको तंजिया तरीके से लेते हैं, मैं इस चीज को तंजिया तरीके से नहीं लेती। ये बेस्ट स्ट्रेटजी है फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। और इंशाल्लाह ताला देखिए वो भी चाह रहे हैं, वो वहां पे भी ये नहीं है कि वो सारे बुरे हो सकते हैं या सब कोई गलत सोच सकता है। मे बी एक वे आउट निकालना चाहिए। उनके पास भी ऊपर भी प्रेशर हो कि नहीं, मुल्क को राइट डायरेक्शन पे लेके जाना है, बहुत हो गया अब। तो मैडम आगे अगले साल ये जो बजट हमारा आएगा फिर वो कौन देगा? नई गवर्नमेंट देगी? इंशाल्लाह ताला नई गवर्नमेंट देगी, इंशाल्लाह ताला नई गवर्नमेंट को ही देना चाहिए। अच्छा, देखिए ये गवर्नमेंट तो, ये तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट नहीं है, ये इम्पोज्ड है। अच्छा, इम्पोर्टेड भी है, इम्पोज्ड भी है। ठीक है मैडम, तो, आपका पॉइंट आ गया है। मुनव्वर मिर्जा साहब क्या कहते हैं? आपने जो बजट के हवाले से एक बात कही थी कि कौन देगा, और यहाँ पे जो मुसर्रत शाह साहिबा ये बात कह रही हैं कि जी आ जाना चाहिए जी, कि बजट जो है वो 10-15 दिन में तैयार हो जाता है।
पंजाब जैसे सूबे का बजट जो है 12 करोड़ आदमियों का 15 दिन में तैयार हो जाएगा। क्योंकि मुझे मैं ना तो इल्ज़ाम, मैं वही बातें कहूँगा जो कि खुद इमरान खान साहब कहते रहे हैं। एक तो मेरे ख्याल मुझे से सही डेट याद नहीं है, लेकिन 8 अगर 10 अप्रैल की पहले शायद 10 दिन में, मुझे करेक्शन कीजिएगा, 10 दिन अप्रैल के 1 से 10 तारीख में रमजान तो खत्म मई में होगा। आता है बजट हमारा, है ना, 10-12 मई को आता है। तो आपके ख्याल में 15 दिन के अंदर बजट तैयार हो जाता है 12 करोड़ आदमियों का, है? और इसी तरह वहाँ जो 2-2.5 करोड़ आदमी हैं उनका बजट भी तैयार हो जाएगा। पहली बात, अगर मुल्क का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने तो बिल्कुल ही इनकार किया, उन्होंने कहा ठीक है अगर ऐसा होगा तो हम करा देंगे ये। अच्छा, और जब वो ये कहते थे ना कि वो भी जब कहते थे कि जी हम असेंबली वो से चले जाएंगे तो ये कहते थे हम इलेक्शन करा देंगे, ये भी कहते थे ना, याद है आपको? एक ज़माने के अंदर ये मौजूदा हुकूमत वाले कहते थे कि हम असेंबलियों से इस्तीफ़ा तो वो। लेकिन इसमें बजट, पाकिस्तान का असली मसला अगर ये समझ रहे हैं इलेक्शन है, तो इलेक्शन तो जनाब वक्त पे भी हो सकता है, वक्त से पहले भी हो सकता है। और 10-20 तरीके हैं। 2 हुकूमतें तो आपने पंजाब में बदल ली हैं, 3 बुज़दार साहब थे, फिर उसके बाद वो आए शहबाज उनके बेटे, और उसके बाद अब ये आए हैं। तो 3 हुकूमतें तो आपने 6 महीने के अंदर बदल लिए हैं, है ना? तो ये हुकूमतें बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया, बहुत चीज सिर्फ बजट है और माशियत है। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ थे। डूबती हुई मईशत असल मसला है इस पर पाकिस्तान का। पाकिस्तान स्टेबल होगा तो सियासतदान होंगे, पाकिस्तान स्टेबल होगा तो मैं और आप होंगे। ये मसला इस वक्त ये नहीं है कि इलेक्शंस क्या हो रहे हैं, किस वक्त हो रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को बेहतर होना जरूरी है, उसके हक में जो हो सकता है पार्टीज को मिलके, अगर नहीं भी बैठना चाहते तो वक्त आ गया है कि उनको बैठ के बात करना जरूरी है। खुदा मेरे मुल्क पे ऐसे हुक्मरानों को लाए जो मेरे मुल्क के मुस्तकबिल का ख्याल रखें और इस मुल्क की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।